राष्ट्रपति की विधायी शक्ति की हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? संसद के सत्र को आहूत कर सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति की बात कर रहे हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है और सत्रावसान करता है। अब सत्र को आहूत करने का मतलब होता है, आहूत मीन्स बुलाना, सत्र को बुला सकता है, और सत्रावसान मतलब सत्र को समाप्त भी कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए, राष्ट्रपति कभी भी संसद के किसी भी सदन में, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन की बैठकों में भाग ले सकता है, बैठकों में भाग ले सकता है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सत्र की जो बैठकें होती है उनमें भाग ले सकता है। अब राष्ट्रपति क्या होता है, देखो, प्रत्येक आम चुनाव के बाद, प्रत्येक जो आम चुनाव होता है, प्रत्येक एक तो आम चुनाव के बाद तथा प्रत्येक आम चुनाव के बाद तथा वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष के पहले सत्र के पहले दिन प्रत्येक सदन को संबोधित करता है। पहले दिन सदन को संबोधित करता है, सदन को संबोधित करता है। देखो मैंने क्या कहा, यहां पर ध्यान देना, संबोधित करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, जब भी आम चुनाव होता है उसके बाद सबसे पहले राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है। ठीक है। सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की सदन संयुक्त अधिवेशन भी इसे कहते हैं, तो पहले दिन संयुक्त अधिवेशन बुलाकर के, संयुक्त अधिवेशन को लिख लो, अधिवेशन को, कंबाइंड सेशन को संबोधित करता है प्रत्येक आम चुनाव के बाद। और वर्ष, जैसे साल का पहला जब सत्र चलता है, जब भी पहले दिन सदन की बैठक होती है तो सबसे पहले राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है। ठीक है। तो प्रत्येक आम चुनाव के बाद तथा वर्ष के पहले सदन के या पहली बैठक के पहले दिन, पहली बैठक के पहले दिन संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। अब संयुक्त अधिवेशन मतलब कंबाइंड सेशन होता है, इधर पर आप लोग ध्यान रखेंगे। अब एक पॉइंट यहां पर नोट करके लिख लेना, नोट लिखेंगे, एक नोट में लिखेंगे संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है और संबोधित करता है। ध्यान रखना, संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है और संबोधित करता है। जबकि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, बताइए जरा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? इन तीनों में से क्वेश्चन पूछा जाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? जल्दी आंसर करें। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? आंसर करिए जल्दी, बताइए कौन बता रहा है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन बता रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। जबकि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता
लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ध्यान रखेंगे, संयुक्त अधिवेशन को बुलाता राष्ट्रपति है और संबोधित भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है। अब संयुक्त अधिवेशन देखो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 108 108, और इसमें लिख लेना यदि किसी विधेयक पर, किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो, दोनों सदनों में मतभेद हो, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। जैसे कोई विधेयक ऐसा है उस पर दोनों सदनों में मतभेद है और वो विधेयक राष्ट्र हित में पास करना जरूरी है, तो ऐसे में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ठीक है। नहीं दिख रहा है क्या? औरों को भी नहीं दिख रहा है? अच्छा, एक मिनट। चलिए, तो अब चीजें क्लियर होगी होंगी। अब लिखिए जल्दी से, संयुक्त अधिवेशन 108 को भी लिख लो। तो ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां थी। इसके बाद एक और विधायी शक्ति हम लिखेंगे, आर्टिकल 80। इसके बाद एक और लिख लेना अनुच्छेद 80, और लिख लेना राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य विज्ञान कला तथा समाज सेवा के क्षेत्रों से, ये याद रखना है, क्षेत्र पूछे जाते हैं कि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, ये 12 सदस्यों को यहां पर मनोनीत करता था। आर्टिकल 331 के तहत 2 आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत होते थे लेकिन लोकसभा में, लेकिन अब जो है आंग्ल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति नहीं होती है। आर्टिकल 331 के तहत आंग्ल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति होती थी, अब आंग्ल भारतीय सदस्यों का पद समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये हो गया राष्ट्रपति की कार्यपालिका के बाद विधायी शक्ति। अगली हेडिंग लिखेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। जल्दी आगे बढ़ेंगे क्योंकि शक्तियां बहुत सारी हैं और हमें ये चीजें क्लियर भी करनी है। स्पोर्ट्स पर्सन आ गया, उसमें कला के अंतर्गत आ गया। ये राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा के क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। यह है आर्टिकल 80 में। कला हुआ वो कला, स्पोर्ट्स को कला कहते हैं, कला के अंतर्गत आता है, वो अलग से स्पोर्ट्स नहीं होता है। साहित्य विज्ञान कला तथा समाज सेवा के क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, हाँ, आर्टिकल 104 से हटा नहीं, आर्टिकल 104 नहीं, अमिटमेंट है 104, संविधान संशोधन। आर्टिकल 331 हुआ, वो आर्टिकल 331 हुआ, हाँ, अमिटमेंट 104। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो यहां तक की चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। उम्मीद है सभी ने यहां तक लिख लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अब अगली शक्ति लिखेंगे न्यायिक शक्ति। अगली हेडिंग लिखो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे राष्ट्रपति की
न्यायिक शक्ति, कार्यपालिका विधायिका हो गया, अब न्यायिक शक्ति। तीसरा लिखिए राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। अब देखिए न्यायिक शक्ति की अगर बात करें तो आपको यह देखना पड़ेगा कि न्यायपालिका के लिए राष्ट्रपति क्या क्या काम करता है। न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनके लिए राष्ट्रपति के क्या काम होते हैं, इस चीज को आपने समझना है। तो सबसे पहली बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की। तो राष्ट्रपति काम क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इन सब की नियुक्ति करने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो इस चीज को आप लोग यहां पर लिख लेंगे। पहले वैसे हमने कार्यपालिका शक्ति में लिख दिया था, लेकिन न्यायिक शक्ति में आप लोग लिख लेना कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, की नियुक्ति करता है। यह है इसकी न्यायिक शक्ति। अब इसी के अंतर्गत देखो, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है जिसको आपने ध्यान देना है। इसे हम परामर्शदात्री शक्ति भी कहते हैं, ठीक है। न्यायिक शक्ति का ही एक पार्ट है। न्यायिक शक्ति के अंतर्गत एक तो ये हो गया, अब दूसरा आ जाएगा परामर्शदात्री शक्ति। परामर्शदात्री शक्ति भी एक न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आती है। इसमें आर्टिकल 143 का ए और आर्टिकल 143 का बी आता है। अब देखो मैंने आर्टिकल 263 आपसे इंपॉर्टेंट कहा था, अब दूसरा इंपॉर्टेंट मैं इससे कह रहा हूं जो आपको एग्जाम में दिखेगा, ठीक है। 143 का ए और बी में से पूछा जाएगा क्वेश्चन। क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। हाँ, परामर्शदात्री शक्ति आर्टिकल 143 है। हाँ, और इसमें 143 के में क्या कहा गया, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, परंतु उसे मानने को बाध्य नहीं होता। मानने को बाध्य नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 143 के बी में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति आजादी से पहले के मामलों पर, आजादी से पहले के मामलों पर सलाह लेता है तो उसे मानने को बाध्य नहीं होगा। मानने को बाध्य नहीं होगा। ये इसमें कहा गया आर्टिकल 143 का ए और 143 का बी, ठीक है। तो इन दोनों को भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट शक्तियों के अंतर्गत ये भी आ गए, ठीक है। तो न्यायिक शक्ति में एक तो ये आ गया नंबर 1, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। दूसरा, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह तो ले सकता है लेकिन मानने को बाध्य नहीं होगा।
और कहा गया है कि यदि मामला आजादी से पहले का है तो उसे मानने को बाध्य होगा। ठीक है, तो इतना तो हमारा क्लियर हो गया, दो चीजें क्लियर होगी। नंबर 3 में आएगा क्षमादान की शक्ति। तीसरा न्यायिक शक्ति में आता है क्षमादान की शक्ति। ये सब न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आते हैं। क्षमादान की शक्ति आर्टिकल है 72, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये भी आर्टिकल है। आर्टिकल 72 क्षमादान की शक्ति इसके अंतर्गत आती है। मतलब ये हो गया कि राष्ट्रपति दंड के किसी भी मामले में, राष्ट्रपति दंड के किसी भी मामले में, किसी भी मामले में उसे कम कर सकता है या क्षमा कर सकता है, यहां तक कि मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है, माफ कर सकता है। ये राष्ट्रपति मृत्यु दंड तक को भी माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल की अगर बात आएगी तो मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है। लिखो लिखो लिखो, कोई बात नहीं, अभी लिखो। न्यायिक शक्ति में सबसे पहली बात, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। दूसरा परामर्शदात्री शक्ति, इसमें आर्टिकल 143 का ए और 143 का बी आते हैं। और फिर आती है इसमें क्षमादान की शक्ति, यह भी न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। इसके बाद एक शक्ति आती है राष्ट्रपति की राजनयिक शक्ति। राजनयिक शक्ति, तो ये क्या होती है, इसे भी समझना कि राष्ट्रपति विदेशों में या अंतर्राष्ट्रीय देशों में या विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है, राजदूतों की नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है। तो जितने भी विदेशों में राजदूत होते हैं उन सब की नियुक्ति करने का काम 143 के ए में कहा गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, लेकिन उसे मानने को बाध्य नहीं है। 143 के बी में कहा गया है कि यदि मामला आजादी से पहले का होगा, यदि मामला कोई आजादी से पहले का है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की सलाह राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी। बात समझ में आई? वैसे तो मानने को बाध्य नहीं है आजादी के बाद वाले मामलों को, लेकिन पहले वाला अगर कोई मामला है उस पर सलाह ले रहा है तो जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसे राष्ट्रपति को मानना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो पहले से था लेकिन राष्ट्रपति का पद तो बाद में आया है ना, संविधान बाद में बना, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास जो चीजें होंगी उसका जो रिकॉर्ड होगा तो उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट अपनी सलाह देगा। ठीक है, हो गया क्लियर?